कहता है, अरे यार ये तो छोटी सी बात है, मेरे साथ तो ऐसा रोज होता है। लेकिन फिर वो स्टाइल में एकदम गिगा चैट जैसे बोलता है, पर टेंशन मत ले, मेरी आंखों में सिर्फ तुम हो। नेक्स्ट डे ऑफिस में म्यूनो देखता है कि मित्सुया काफी थकी थकी लग रही है, तो पूछता है सब ठीक है। वो चीयरफुली स्माइल करके कहती है, हाँ मैं तो एकदम मस्त हूँ। उसी वक्त वही लड़कियां एलिवेटर में आती है और फिर से ततीशी की गॉसिप शुरू कर देती है। पर इस बार मित्सुया को सुन के बुरा नहीं लगता, एक्चुअली उसे अच्छा लगता है कि लोग उसके बॉयफ्रेंड की इतनी तारीफ कर रहे हैं। तभी अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है, ततीशी एलिवेटर में आ जाता है और सब लड़कियां खुश हो जाती है। वो पूछती है वीकेंड पे क्या करते हो। ततीशी चिल स्माइल के साथ कहता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। सब लड़कियां शॉक। क्वाइटली मित्सुया से कहती है, मुझे पता ही नहीं था ततीशी की कोई गर्लफ्रेंड है। मित्सुया हल्की ब्लश के साथ कहती है, हाँ वो सच में अच्छा बंदा है। तभी ततीशी अनाउंस करता है, मैं कल से छुट्टी पर हूँ, ओपन ब्रेक आ गया है और कंपनी भी काफी रिलैक्स्ड है। मोरिजोनो बोलती है, मैं तो नगोया जा रही हूँ रेल पास के साथ। हाइकवा कहती है, मैं अभी नहीं जाऊंगी, सब जगह भीड़ होती है, मैं फॉल में एक लंबा ब्रेक लूंगी। फ्लैशबैक 1 महीना पहले ततीशी और मित्सुया ट्रिप प्लानिंग में फाइट कर रहे होते हैं। होक्काइडो चले या ओकिनावा। रास्ते में चलते चलते ततीशी नॉस्टैल्जिक होके कहता है, ये सब बड़ा फेमिलियर सा लगता है। वो याद दिलाता है टाइफून सीजन है, ओकिनावा रिस्की है, फंस गए तो। पर मित्सुया इंसिस्ट करती है, रिस्क लेना पड़ेगा, फर्स्ट ट्रिप स्पेशल होना चाहिए। ततीशी कहता है, चलो होक्काइडो न सही, पर मैं बस एक हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स करना चाहता हूँ, लाइक अ रियल मैन विद टेस्ला वाइब्स। मित्सुया गुस्से से बोलती है, तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता ट्रिप से। ततीशी ब्लश करके कहता है, मैं तो बस प्राइवेट ऑनसेन चाह रहा हूँ। मित्सुया सजेस्ट करती है, तो यामानाशी का वो फेमस इन चले। प्रेजेंट डे ऑफिस में ततीशी मोरिजोनो और हाइकवा से कहता है, मैं अपने पेरेंट्स से मिलने यामानाशी जा रहा हूँ। मित्सुया काम खत्म करती है और उसे ततीशी का मैसेज आता है। वो पैकिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी ट्विस्ट। मीना बताती है, प्री सेल स्टॉक अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। सब टेंशन में आ जाते हैं। फाइनल डिसीजन मित्सुया, युकिको और मैं ओवर टाइम करेंगे। मित्सुया कंप्यूटर के सामने बैठी होती है और सोचती है, अगर मैंने ततीशी को बोल दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगी तो वो शायद स्माइल करके माफ कर देगा। पर उसके दिल से आवाज आती है, मैं जाना चाहती हूँ किसी भी हाल में। वो डिक्लेयर करती है, मैं ये काम आज ही खत्म करूंगी। और तभी हेरोइक स्टाइल में ऑन साइट टीम एंट्री मारती है, हम तुम्हारे साथ हैं। लेट नाइट काम फाइनली कंप्लीट हो जाता है। ट्रेन में बैठ के घर जा रही होती है मित्सुया, थकी हुई। तभी अचानक से ततीशी आता है, उसका हाथ पकड़ता है और प्यार भरी नाराजगी से कहता है, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी। मित्सुया ब्लश करते हुए कहती है, सॉरी ओवर टाइम था। ततीशी मुस्कुराता है और दोनों एक साथ घर जाते हैं, रेडी फॉर द मच अवेटेड ट्रिप। हाइकवा के सामने सोमाई बैठ जाता है। दोनों कॉफी सिप करते हुए छोटी छोटी बातें कर रहे होते हैं। हाइकवा पूछती है, आपने वेकेशन क्यों नहीं लिया। सोमाई हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, आजकल हर जगह भीड़ होती है, तो सोचा ऑटम में एक अच्छा लॉन्ग ब्रेक लूंगा। हाइकवा के फेस पे एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। उसे फील होता है कि ये रूटीन का एक हिस्सा बन गया है। सोमाई के साथ ये काम मॉर्निंग मोमेंट। मित्सुया और ततीशी एक रेन ड्रॉप केक एंजॉय कर रहे होते हैं, एकदम शांत हिल साइड कैफे में। मित्सुया पूछती है, यहाँ आना ठीक तो था ना। ततीशी रिलैक्स्ड वॉइस में कहता है, बिल्कुल, मैं तो यहाँ से हूँ, पर कभी प्रॉपर्ली घुमा ही नहीं। तभी एक लड़की उनके पास आती है और मित्सुया मस्ती भरे अंदाज में कहती है, टेंशन मत लो, हम वेकेशन पे हैं, सब कुछ अलाउड है। बट एकदम से अचानक एक लोकल रिपोर्टर कैमरा लेकर आ जाता है। मित्सुया ब्लश करते हुए जूम आउट स्टाइल में भाग जाती है, नहीं भाई ये कैमरा सीन मेरे से नहीं होगा। ततीशी हंसते हुए कहता है, ये सिर्फ लोकल टीवी के लिए था, बॉस ने थोड़ी न देखा होगा। दोनों एक खूबसूरत सनफ्लावर फील्ड में खड़े होते हैं और अचानक ततीशी मित्सुया को किस कर लेता है। वो पूछता है, तुझे याद है हमारा 3 RDR का ट्रेनिंग कैंप, जब सब लोग सो गए थे और सिर्फ हम 2 क्लीनिंग कर रहे थे। मित्सुया आंखों में थोड़ा गुस्सा, थोड़ा याद लेकर कहती है, कैसी कंपनी है भाई, पार्टी भी हम साफ करें। तभी ततीशी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलते चलते एक पॉपअप ग्रेप स्टॉल दिखता है। ततीशी कैजुअली बताता है, मेरे फैमिली का ग्रेप फार्म है। मित्सुया शॉक्ड, तुम विजिट नहीं करोगे। ततीशी कहता है, अभी हार्वेस्ट का टाइम है, मैं बस बर्डन बन जाऊंगा। मित्सुया ग्रेप्स खाते हुए कहती है, यहाँ की व्यू कितनी सुंदर है, तुम तो यही बड़े हुए हो। ततीशी श्रग्स करता है, नॉर्मल ही लगता है अब। मित्सुया खुश होकर कहती है, मुझे यामानाशी बहुत पसंद आया, लेट्स कम बैक अगेन समडे। ट्रिप के लास्ट दिन मित्सुया बोलती है, कल से फुल फोकस, नए प्रोजेक्ट्स और हार्ड वर्क। ततीशी पूछता है, तुमने कुछ सोचा क्या। मित्सुया डिटरमिन्ड लुक के साथ, हाँ मेरे पास और भी आइडियाज है। ततीशी भी बोलता है, मुझे भी कुछ चैलेंजिंग करना चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन ट्राई करूंगा। मित्सुया मस्ती में कहती है, डन, अगले साल अगर गोल्स पूरा नहीं किया तो जिसने फेल किया वो रूम का बिल भरेगा और लाइफ में ब्रोक हो जाएगा। मोरिजोनो नगोया से सूवनिर्स लाती है, फोटोज दिखाने से मना कर देती है, इंस्टाग्राम वाली क्वीन ऑब्वियसली। फिर वो मित्सुया के लिए सूवनिर्स लाती है, यामानाशी के। वो ततीशी से पूछती है, तुमने ये जगह देखी। ततीशी ऑकवर्डली हिचकिचाता है, ये तो मेरे घर से काफी दूर है। टाटशी मानता है कि ओवल काफी टफ चल रहा है, इवन थो थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है। उसने मेटा से पूछा कि उसका कैसे चल रहा है, तो वो कहती है कि वो मार्केटिंग से दोबारा स्टार्ट कर रही है और उसने अपने लास्ट प्रोडक्ट के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। सेल्स भी कुछ खास इंप्रूव नहीं हो रही, लेकिन अब उसे बस जो सीखा है उसके साथ आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। मित्सुया मेटा के साथ न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट की मीटिंग के लिए निकलता है, लेकिन वो कहता है कि उस डिपार्टमेंट के लीड से उसकी ज्यादा जमती नहीं। वो दोनों रूम में एंटर करते हैं और मिलते हैं हिरोमी किरिबायाशी से, एक थोड़ा ईमो वाइब वाले बॉस, जो उनके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद काफी कूल लगने लगते हैं। किरिबायाशी नोटिस करता है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट का वर्कफ्लो उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो कहता है कि एक स्टेप हटा दो और एक्सप्लेन करता है कि उसे ऐसी टीम चाहिए
चाहिए जो इंडिपेंडेंटली सोच सके और काम कर सके बिना किसी रिजिड सिस्टम के। मित्सुया थोड़ा शॉक्ड होता है उसकी बातों से और कहता है कि ये बंदा तो सच में थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। जब मेटा मीटिंग से निकलती है तब उसे रियलाइज होता है कि वो किरिबायाशी के साथ अकेली रह गई है। वो उससे डायरेक्टली पूछता है, क्या तुम मेरी डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो? वो कहता है कि उसने मेटा के बारे में काफी सुना है और उनकी टीम में अभी भी टैलेंटेड लोग चाहिए। हल्की सी वॉइस में कहती है, मेरा तो अभी तक कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट भी नहीं रहा। तो किरिबायाशी मान लेता है, हाँ बट तुम्हारा चॉकलेट स्वीट वाला प्रोडक्ट काफी अच्छा था। वो एक्सप्लेन करता है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में तुम्हारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवाना मुश्किल होगा, लेकिन मेरी टीम में तुम ऑनेस्टली ग्रो कर सकती हो। थोड़ी देर बाद मित्सुया टाटेशी के साथ न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट के स्टोर ब्रांड पे जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि वीकडे नाइट होने के बावजूद काफी कस्टमर्स हैं। मित्सुया टेस्ट करता है स्वीट्स और सच में इम्प्रेस हो जाता है। घर लौटते वक्त सॉफ्टली कहती है, किरिबायाशी वो सीरियसली अमेजिंग है। वो सोचती है कि उसका डिपार्टमेंट ज्वाइन करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसका असली ड्रीम तो हमेशा से ये था कि वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में अपने खुद के स्वीट्स लॉन्च करे। वो कंफ्यूज हो जाती है, क्या इतनी आसानी से अपना ड्रीम छोड़ देना ठीक होगा? उसकी थिंकिंग और एंजाइटी बढ़ जाती है तो टाटेशी उसे रोकता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है, सोचना पड़ेगा तुम्हें, तुम सच में क्या चाहते हो। चलते चलते वो बोलता है, मैं हर चीज में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। जैसे जैसे काम करती रहती है वो महसूस करती है कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा हो गई है। जो प्रपोजल उसने सेक्शन चीफ को दिखाया था वो अभी भी रिवाइज हो रहा है और वो प्रोबेबली कहेगा कि अभी टीम और उनके प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो। वो सोचती है, क्या किरिबायाशी के डिपार्टमेंट में जाकर वो सारे हर्डल्स स्किप कर पाएगी? नेक्स्ट मॉर्निंग मित्सुया को सरप्राइज मिलता है। किरिबायाशी का एक ईमेल आया है जिसमें उनके लास्ट स्टडी ग्रुप के सारे मटेरियल्स अटैच्ड है। वो सोचती है कि इनसे तो काफी कुछ सीखने को मिल सकता है और उसे जल्दी डिसीजन लेना होगा, लेकिन तभी उसे सुनाई देता है कि प्रोडक्शन शेड्यूल में इश्यू आया है और वो रियलाइज करती है कि गलती उसकी थी। सेक्शन मैनेजर उससे कहता है कि चाहे उसका अपना प्रोजेक्ट हो, उसे टीम पे ध्यान देना होगा। वो सिर्फ हाँ में सिर हिलाती है और उदासी से निकल जाती है। यूबियो और युकिको उससे कहते हैं, इतना टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तो वो हल्की सी स्माइल करती है, लेकिन अंदर से वो ये सोचती है, क्या मैं सिर्फ इसलिए कंफ्यूज हो गई हूँ क्योंकि किसी इंपॉर्टेंट इंसान ने थोड़ा अटेंशन दिया? और फिर वो फ्रस्ट्रेशन में कहती है, मैं कुछ भी सही नहीं कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद ताइशी अपना दरवाजा खोलता है और बिना कुछ कहे मित्सुया उससे सीधे गले लग जाती है। बाद में वो कन्फेस करती है, मैं इतनी ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिसीजन में उलझी हुई थी कि एक बड़ी गलती कर दी, सबको परेशानी दे दी। ताइशी कैलमली कहता है, मैं सुन रहा हूँ और इट्स ओके, तुम खुद से सोच रही हो, आगे बढ़ रही हो, दैट्स व्हाट मैटर्स। जब वो उससे घर छोड़ने जा रहा होता है मित्सुया कहती है, तुमसे बात करके मेरा दिमाग बिल्कुल क्लियर हो गया है। ताइशी हल्की आवाज में कहता है, मेरा तो ट्रांसफर डिपार्टमेंट है, मुझे ये सब फील नहीं होता, बट स्टिल ये डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए और अगर कभी आज जैसा लगे, होपलेस फील हो, तो तुम ऑफिस में कभी भी मेरे पास आ सकती हो। अगली सीन में किरिबायाशी मित्सुया से कहता है, अपना आइडिया सबमिट करो, थोड़ा लेट हो गया तो क्या, आइडियाज प्रेसियस होते हैं। मित्सुया कुछ बोलने जाती है लेकिन रुक जाती है, हमेशा ऐसा ही होता है। किरिबायाशी डायरेक्टली पूछता है, तुम बस कॉशियस होने का एक्सक्यूज बना रही हो या डर लग रहा है? वो इरिटेट होकर उसके पास से निकल जाती है, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, बस कह देते हो जो मन में आए बिना सोचे कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है। फिर मित्सुया सेक्शन मैनेजर के पास जाकर बोल्ड वे में कहती है, मेरा प्रपोजल सबमिट कीजिए, मैं अपने टीम के काम के साथ साथ ये भी संभाल सकती हूँ। वो क्लियरली सोच के कहती है, मैं टीम प्रोजेक्ट्स में नहीं, अपने खुद के आइडियाज पे काम करना चाहती हूँ। मैनेजर थोड़ा सोचता है और कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हारा वर्कलोड एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें हर टाइप का टास्क मिलेगा, ठीक है? वो अपनी डेस्क पे बैठती है और खुद से कहती है, अगर मुझे अपने ड्रीम्स रियलिटी में बदलने हैं तो मुझे खुद के लिए खड़े होना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मित्सुया किरिबायाशी के पास जाकर अपोलोजाइज करती है, सॉरी कल थोड़ा रूड हो गई थी। वो कैजुअली कहता है, नो प्रॉब्लम, तुमने मुझे कॉल किया, क्या ये उस ट्रांसफर प्रपोजल का जवाब है? वो सॉफ्टली कहती है, मैं ऑफर डिक्लाइन कर रही हूँ, अभी के लिए मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में ही रहना चाहती हूँ, अपने खुद के स्वीट्स बनाना चाहती हूँ। वो हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, मेरा गोल अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अगर अलाउड हो तो क्या मैं आपके स्टडी सेशंस अटेंड कर सकती हूँ? किरिबायाशी थोड़ा हैरान होता है। मित्सुया कहती है, मुझे पता है मैं ज्यादा मांग रही हूँ, बट थैंक्स टू यू मुझे समझ आया, जब तक मैं खुद से हाथ बढ़ाकर मौका नहीं पकड़ूंगी कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कहती है, स्टडी मटेरियल्स अमेजिंग थे, अगर मैं स्टडी ग्रुप में आऊंगी तो डेफिनेटली प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए एक बेस्ट सेलिंग स्वीट बनाऊंगी। किरिबायाशी थोड़ा स्माइल करता है, नेक्स्ट सेशन से ज्वाइन कर लेना। वो कहता है, मुझ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट वाले की हेल्प करूं, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए, तुम्हें कंसिडर कर सकती हूँ एज एन इन्वेस्टमेंट। मित्सुया खुशी से थैंक यू बोलती है। लेटर ताइशी और मित्सुया सोना में होते हैं तो वो कहता है, थोड़ा रिचार्ज हो जाओ, जरूरी है। छुट्टियों के दिन ताइशी वेट कर रहा होता है जब मित्सुया का मैसेज आता है, मैं लेट हो जाऊंगी। उसके पास 1 घंटा होता है तो वो एक याकितोरी प्लेस चला जाता है हल्का सा कुछ खाने के लिए। टीवी पे हाइकिंग का न्यूज ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है। वो सोचता है, क्या मित्सुया चलेगी अगर मैं हाइक पे बुलाऊं? फिर तुरंत शेक करता है अपने थॉट्स को, ये तो मेरा अकेला टाइम है। वह कुछ ऑफिस लोग अपनी वाइफ्स के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं। वो सोचता है, क्या मैं भी फ्यूचर में ऐसा हो जाऊंगा? फिर थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, मतलब मैं ड्रंकर बन जाऊंगा या वाइफ हेटर? और फिर स्माइल करता है, मैं तो मित्सुया के बारे में सोच रहा हूँ फिर से। वो एक और बियर ऑर्डर करता है, मैं तो उसके बारे में बुरा बोलने का सोच भी नहीं सकता। एक आदमी को उसकी वाइफ का कॉल आता है, पिक कर लो मुझे, और बिना कुछ बोले वो तुरंत निकल पड़ता है। उसके जाने के बाद उसके दोस्तों में से कोई कहता है, ये तो सिर्फ अपनी
बीवी की ही बात करता है। फुल दीवाना लगता है। ताइशी हंसते हुए कहता है, मैं भी सेम हूँ। थोड़ी देर बाद मित्सुया आती है, थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है, क्या तुम फिर से मेरे आने से पहले अकेला ड्रिंक कर रहे थे? मैं तो फुल मूड में थी तुम्हारे साथ टोस्ट करने के लिए। ताइशी हल्का सा स्माइल करता है, सॉरी, चलो अब खुश हो जाओ। जब दोनों रेस्टोरेंट से निकलते हैं, मित्सुया एक क्रिसमस गिफ्ट्स वाले डिस्प्ले पर रुक जाती है। ताइशी उसे देखकर सोचता है, वाह 6 महीने हो गए ऑलरेडी। ट्रेन में बाद में ताइशी 2 लड़कियों की गॉसिप सुनता है और तब उसे याद आता है उनका 6 मंथ एनिवर्सरी आ रहा है। पहले तो उसे कभी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब पता नहीं मित्सुया के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। ऑफिस में ताइशी क्वाइटली फोन पर गिफ्ट सर्च करता है, क्रिसमस के लिए क्या ले सकता हूँ उसके लिए। फिर सोचता है उसका फेस कैसा होगा जब सरप्राइज मिलेगा और डिसाइड करता है सरप्राइज ही दूंगा। मोरिजोनो उसे देखकर कहती है, क्या चल रहा है, इतना स्माइल क्यों कर रहा है? ताइशी कैजुअली कहता है, तुम्हें क्या लगता है गर्ल्स को क्या गिफ्ट पसंद आता है? मोरिजोनो कहती है, स्वीट्स डू। वो कहता है, मैं तो ज्वेलरी सोच रहा हूँ, पर वो यूजुअली ज्यादा पहनती नहीं है। जब मित्सुया बाथरूम से वापस आती है, ताइशी जल्दी से अपना फोन छुपा लेता है। मित्सुया कैजुअली पूछती है, संडे फ्री हो क्या? एक स्वीट्स फेयर चलना है। ताइशी लाई बोलता है, सोचा था घर पे रहकर बुक कीपिंग का स्टडी करूंगा। नेक्स्ट सीन, ताइशी एक ज्वेलरी स्टोर में होता है। वो सोचता है ये पहली बार है जब मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। रिसेप्शनिस्ट उससे डिटेल में पूछने लगती है और वो स्माइल करता है, मैं चाहता हूँ ये एनिवर्सरी स्पेशल हो उसके लिए। वो मैचिंग रिंग्स डिसाइड करता है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है, एंग्रेवन करना है? ताइशी मुस्कुरा के सोचता है, क्या लिखवाऊं? तभी दूसरी जगह मित्सुया यूटो के साथ घूम रही होती है और तभी उसकी नजर पड़ती है ताइशी पे। वो तो कह रहा था बिजी है स्टडी में, पर मित्सुया कुछ नहीं बोलती, सिर्फ क्वाइटली वहाँ से निकल जाती है। ताइशी सपने में इमेजिन करता है वो मित्सुया को रिंग दे रहा है, सरप्राइज कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होती है, वो सीक्रेटली उसके घर आता है उसकी रिंग साइज मेजर करने के लिए। मित्सुया कंफ्यूज होकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ताइशी स्वीटली कहता है, बस तुम्हारा फेस देखना था। वो बोलती है, पर तुम्हारे एग्जाम्स का क्या? ताइशी कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैं पूरा दिन पढ़ा था, प्रॉमिस। रात को मित्सुया उठ जाती है, देखती है ताइशी फोन पे कुछ कर रहा है, उससे लगता है कुछ तो छुपा रहा है। अगली सुबह ऑफिस में ताइशी एक्साइटेडली बोलता है, साइज मिल गया, सब रेडी है, अब सिर्फ रिंग देनी है और एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक करना है। वही दूसरी तरफ मित्सुया ऑफिस में अपने आप से बोलती है, ये डेफिनेटली कुछ छुपा रहा है। लाई भी बोला, फोन भी छुपाया, क्या प्लान कर रहा है? और तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है, ताइशी फ्राइडे को फ्री रखना। मित्सुया फ्रस्ट्रेट होकर सोचती है ये क्या बोलने वाला है। नेक्स्ट डे ताइशी तेजी से ज्वेलरी स्टोर की तरफ भागता है, गुस्सा नहीं टेंशन में। सारे अच्छे व्यू वाले होटल्स फुल हो गए और इन नंबर्स का तो कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा। पर जैसे ही रिसेप्शनिस्ट रिंग्स देती है उसका चेहरा खिल जाता है, बस अब कल का वेट है। फिर उसका रिएक्शन देखना है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, जैसे ही वो घर की तरफ चलता है मित्सुया पीछे से आती है, थोड़ा गुस्से में, थोड़ा हर्ट। ताइशी तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? वो थोड़ा घबरा जाता है, नहीं मतलब कुछ खास नहीं। मित्सुया का वॉइस थोड़ा हेवी हो जाता है, तो दिखाओ क्या छुपा रहे हो। ताइशी के माइंड में कंफ्यूजन, क्या अभी दे दूं उसे? पर नहीं, मूड बनाना है, कल का प्लान है यार, बस कल तक वेट करो। मित्सुया इमोशन हो जाती है, तुम पे पूरा भरोसा है, इसीलिए तो दर्द होता है जब झूठ बोलते हो। और फिर एक बम गिरता है, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करने वाले हो? ताइशी शॉक हो जाता है, क्या? बिल्कुल नहीं। और वो गिफ्ट का बॉक्स उसके हाथ में रख देता है, ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। 6 महीने हो गए हम दोनों को, आई जस्ट वांटेड टू मेक यू हैप्पी। मित्सुया धीरे से बॉक्स खोलती है, मैचिंग रिंग्स और दो के नाम एंग्रेव किए हुए। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं तो ये सोच भी नहीं पाई, पर मैं ये रिंग हर रोज पहनूंगी। थैंक यू ताइशी, आई लव यू। ऑफिस में अगला दिन मित्सुया अपना प्रपोजल दिखाती है। सेक्शन मैनेजर कहता है कंसेप्ट से थोड़ा ऑफ लग रहा है। वो फ्रस्ट्रेट होती है, पर फिर नजर पड़ती है उस रिंग पे और वो मुस्कुराती है। टैटी ने अपना नया आईफोन बेच दिया था सिर्फ ये रिंग के लिए। उस मोमेंट में वो समझती है ये रिश्ता अब रूटीन नहीं, एक सुकून बन गया है। लंच के टाइम वो उदो और युकिको के साथ होती है और दोनों नोटिस करते हैं तेरी रिंग के साथ तू हमेशा स्माइल करती है। वो ब्लश करती है, हाँ आई एम सीइंग समवन, 6 मंथ एनिवर्सरी का गिफ्ट है। दोनों एक्साइटेड होके कहते हैं सो स्वीट, मैचिंग रिंग्स आर सो थॉटफुल। ताइशी साइड का सीन, वो ऑफिस से निकलता है, उसकी चेन में वो रिंग लटकी होती है। वो कहता है ये हमारा पहला क्रिसमस होगा साथ में, स्पेशल बनाना होगा। पर फिर सोचता है एनिवर्सरी अभी अभी हुई है और क्रिसमस ईव तो वीकडे पे आ रहा है, शायद न्यू ईयर पे चिल कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है उसे फेस्टिवल्स पसंद है। ऑफिस में हायाकावा बोलती है ज्यादा ड्रिंक हो गई। ताइशी हंसते हुए कहता है ईयर एंड पे सभी पार्टीज बढ़ जाती है। मित्सुया का बिजी रूटीन, वो मेडा की हेल्प करने ऑफर करती है। एंड ऑफ द ईयर है, सब बिजी है, मैं अभी ठीक हूँ। घर जाकर ताइशी से मिलती है, टुनाइट यही रुकोगी, मीटिंग है सुबह और अनलाइक यू आई एक्चुअली हैव अ लाइफ। दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं। ताइशी पूछता है सॉफ्ट कुकीज कंपटीशन का रिजल्ट आया क्या? वो कहती है अभी तक नहीं, पर जब फ्री टाइम मिलता है ना ओवरथिंक कर लेती हूँ, इसलिए इतना काम ले रखा है। वो भी पूछती है स्टडीज का क्या हाल? ताइशी स्माइल करता है रियल फाइट तो न्यू ईयर के बाद स्टार्ट होगी, बट आई एम रेडी। जब काम खत्म हो जाता है हायाकावा तताशी को कहती है कि अब थोड़ा ब्रेक ले ले। मोरिजोनो बताती है कि ब्रेक रूम में केक्स रखे हैं, जाके खा ले। तताशी ब्रेक रूम में जाता है, लेकिन मित्सुया वहाँ नहीं होती। वो पूछता है वो कैसी है, लेकिन वो इरिटेट होकर कहती है कि उससे बात ना करे क्योंकि वो काम में बिजी है। तताशी थोड़ा उदास होकर कहता है कि क्या थोड़ा सॉफ्ट टोन में कह नहीं सकती थी? उसे समझ आता है कि वो टोटली वर्क मोड में है। वो टीवी ऑन करता है और केक लेके बैठ जाता है। मित्सुया कहती है कि क्रिसमस उसके लिए हमेशा काम का दिन रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। फिर वो मुस्कुरा के पूछती है तू सोच रहा होगा कि इसका क्रेडिट किसे जाता है? तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। सेक्शन मैनेजर
का, जो बताता है कि उसका स्प्रिंग प्रोडक्ट कंपटीशन क्लियर हो गया है। वो खुश हो जाती है और तताशी के साथ थोड़ा सेलिब्रेट करती है। फिर तताशी उससे कॉफी पिलाने का ऑफर करता है। दूसरी तरफ हायाकावा सोमाई से आर्काइव बिल्डिंग में टकरा जाती है और सोचती है कि ऐसे ही क्यों होता रहता है। जब वो डॉक्यूमेंट ले रही होती है, सोमाई कहता है कि उनकी कैफे में मुलाकात नहीं हो पाई काफी टाइम से। हायाकावा कहती है कि वो लेटली काफी बिजी थी और शायद अभी कुछ टाइम के लिए ना जा पाए। सोमाई कहता है कि वो उससे वापस मिलना चाहता था क्योंकि उसे सीडी रिटर्न करनी है। हायाकावा कहती है कि ऑफिस में ऐसे बात करना ठीक नहीं है, लोग गॉसिप करेंगे। पर सोमाई स्लोली मटर करता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। वो कैफे इसलिए जाता था क्योंकि उसे वहाँ अच्छा लगता था और उसे रोज देखना भी पसंद था, जैसे कोई वियर्डो। जब वो जाने लगता है, हायाकावा सोचती है कि वो उससे 8 साल छोटा है और ऑफिस में जूनियर भी है। फिर भी वो कहती है कि जब भी वो कैफे जाएगी तो उससे कांटेक्ट करेगी। सोमाई अपना कांटेक्ट देता है और हायाकावा ब्लश करते हुए रियलाइज करती है कि शायद वो उससे दिल लगा बैठी है। इस बीच मित्सुया एक कस्टमर को अटेंड करती है और कहती है कि किराबायाशी काफी स्ट्रिक्ट है। थोड़े दिन पहले ऑफिस में मित्सुया डिसाइड करती है कि तताशी को एक स्पेशल चॉकलेट देगी क्योंकि दोनों काफी बिजी रहे हैं। तभी किराबायाशी उसे बुलाता है और कहता है कि वैलेंटाइंस रश के लिए डार्क स्टोर में उसे रिटेल पर काम करना पड़ेगा। वो कहता है कि ये उसके करियर गोल्स में हेल्प करेगा और स्टाफ कमी होने के कारण प्रॉब्लम हो रहा है। मित्सुया कहती है कि उसे एक कंसल्टेंट चाहिए होगा स्प्रिंग प्रोडक्ट कंपटीशन के लिए, तभी वो हेल्प करेगी क्योंकि वो बिना फायदे के कुछ नहीं करती। ट्रेन में तताशी बोलता है कि उसका बुक कीपिंग एग्जाम आने वाला है और यूई भी अपना प्रपोजल कंप्लीट कर रही है, इसलिए दोनों काफी टाइम से नहीं मिल पाए। वो देखता है कि उसका रेगुलर कैफे बंद है और दूसरा ढूंढने लगता है, पर उसे हैरानी होती है जब वो देखता है कि हायाकावा और सोमाई एक नियर बाय कैफे में बैठ के बात कर रहे हैं। हायाकावा का एक्सप्रेशन देख के तताशी सोचता है कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें उसे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और जैसे ही हायाकावा मुड़ती है वो तुरंत छुप जाता है। ऑफिस में तताशी नोटिस करता है कि हायाकावा और सोमाई काफी अच्छे मूड में लग रहे हैं, लेकिन वो इग्नोर करता है क्योंकि उसे पढ़ना है। वो देखता है कि सोमाई भी वही बैठा है तो वो भी वही पढ़ने लगता है, पर वो महसूस करता है कि उसका ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा। उसे लगता है कि जो देखा उसका जिक्र करना अजीब होगा। सोमाई उसे पढ़ते देख पूछता है, हायाकावा का लेवल भी इतना ही हाई है क्या? तताशी कहता है कि हाँ, वो बहुत कॉम्पिटेंट है, जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा। जब वो नया था तब उसे हायाकावा ने काफी डांटा था, लेकिन उसी डांट से वो ग्रो कर पाया और अब वो काफी सॉफ्ट हो गई है। सोमाई मुस्कुरा के कहता है कि उसे पता ही नहीं था और बताता है कि लेटली वो उससे काफी बात कर रहा है। सुन के तताशी हैरान हो जाता है। तताशी मान जाता है कि हायाकावा एक ग्रेट बॉस है और बताता है कि उसने उन दोनों को देखा था क्योंकि वो रोज सुबह पढ़ता है और वो हैरान हुआ था क्योंकि उसने कभी हायाकावा को उस तरह मुस्कुराते नहीं देखा। सोमाई ये सुन के ब्लश कर जाता है तो तताशी सोचता है क्या उसने कुछ ज्यादा बोल दिया। इसी बीच मित्सुया काम में बिजी होती है और सोचती है कि स्टोर का काम और प्रोडक्ट डेवलपमेंट दोनों साथ मैनेज करना काफी मुश्किल हो गया है। मोरिजोना कुछ स्वीट्स लेने आती है और कैजुअली कहती है कि तताशी अपने बुक कीपिंग एग्जाम्स के लिए काफी सीरियसली पढ़ रहा है। मित्सुया कहती है कि उनका वैलेंटाइंस डे पे मिलने का प्लान है, लेकिन तब तक मिलना मुश्किल लग रहा है। अंदर ही अंदर वो सोचती है कि किराबायाशी की एडवाइस की वजह से स्प्रिंग प्रोडक्ट कंपटीशन में अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। फिर वो सोचती है क्या वो टाइम पे चॉकलेट रेडी कर पाएगी या नहीं। काम के बाद थक के बेड पे गिरती है और बोलती है कि उन्होंने 2 दिन से बात भी नहीं की है। उसे याद आता है कि उसने स्टोर में एक कपल को देखा था और सोचती है कितना अच्छा होता अगर उनका रिलेशन पब्लिक होता। फिर इरिटेट होकर रियलाइज करती है कि ये सब थॉट्स सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तताशी से बात नहीं हुई। वो उसे कॉल करती है और कहती है कि बस उसकी आवाज सुननी थी, लेकिन बात ज्यादा बढ़ने से पहले ही शर्मिंदा होकर कॉल काट देती है, वो भी ऑफिस के अंदर। यूनो उससे कहती है कि क्या वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जा सकती है, तो मित्सुया मान जाती है। सोचती है शायद ततीशी वहाँ हो, लेकिन कहती है कि उसने उसे ऑफिस में काफी दिनों से देखा नहीं, पता नहीं क्यों दोनों का टाइम मैच ही नहीं हो रहा। वो सोचती है उस अजीब कॉल के बाद कैसे रिएक्ट करे, लेकिन जैसे ही अंदर जाती है ततीशी थोड़ा ठंडे अंदाज में पूछता है क्या काम है। वो सोचती है अगर उनका ऑफिस रोमांस न होता तो क्या उनका रिश्ता अलग होता। ततीशी उसे एक फिनिश्ड डॉक्यूमेंट दे देता है। वो चिढ़कर लिफ्ट में चढ़ जाती है, लेकिन ततीशी भी वही एंटर करता है क्योंकि उसे भी ग्राउंड फ्लोर जाना होता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो यहाँ रिचार्ज करने आया है तो सीधे बोल दो जो बोलना है, क्योंकि वो उसे घूर रही थी। शर्माते हुए मित्सुया मानती है मुझे सच में तुम्हारी याद आ रही थी। अपने डिपार्टमेंट में वापस आके वो देखती है कि फाइनली स्प्रिंग प्रोडक्ट के सैंपल्स आ गए हैं। सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन उसे याद आता है कि डार्क स्टोर में भी मदद करनी है। यूनो कहती है कि पेपर वर्क वो संभालेगी। मित्सुया खुशी से उसका शुक्रिया करती है। वैलेंटाइंस डे होने की वजह से वो सोचती है कि टाइम थोड़ा टाइट है, लेकिन कस्टमर्स की भीड़ देखकर वो शॉक हो जाती है। किराबायाशी भी मदद करता है। एक कपल को चॉकलेट खाते देखकर वो डिसाइड करती है कि लो फील नहीं करेगी और काम पे फोकस करती है। काम के बाद किराबायाशी उसका शुक्रिया अदा करता है और चॉकलेट ऑफर करता है, लेकिन वो जल्दी से सॉरी बोल के भाग जाती है। दौड़ते हुए सोचती है कि ना मेकअप किया ना बाल बनाए, जबकि आज काफी दिनों बाद डेट है। मिलने पर वो सॉरी बोलती है कि वो लेट हो गई और चॉकलेट भी नहीं लाई। ततीशी कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे प्रोडक्ट के सैंपल्स ही दे दो, वही काफी है। वो हैरान होती है और पूछती है सच में ठीक है। ततीशी कहता है मैंने तुम्हारा पूरा प्रोसेस देखा है, ये मेरे लिए भी स्पेशल है। वो खुशी से माफी मांगती है और कहती है कि ऑफिस रोमांस होने का अपना ही मजा है। चलते चलते ततीशी पूछता है तो क्या अब सबको बता देना चाहिए। वो रुक जाती है
तो ततीशी हंसता हुआ कहता है मजाक कर रहा था, और दोनों आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब कोई भी ततीशी को सीरियसली नहीं लेता। दूसरी तरफ हायाकावा अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है और वो लोग पूछते हैं उस लड़के के बारे में जो उसके ऑफिस से है और जिसे उसने अपने पेरेंट्स से मिलवाया भी। ऑफिस में हायाकावा ततीशी को याद दिलाती है कि उसका कल बुककीपिंग का एग्जाम है तो जल्दी घर जाके तैयारी करे। मोरीजोना भी निकल जाती है क्योंकि उसे एक स्वीट्स फेयर अटेंड करना है। हायाकावा अकेली बैठी होती है जब उसे याद आता है सोमाई ने बताया था कि वो बैंड जिसे दोनों पसंद करते हैं उनका कॉन्सर्ट होने वाला है। उसने कैजुअली पूछा था चलेगी मेरे साथ। थोड़ी देर बाद सोमाई का मैसेज आता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हायाकावा अपने आप से कहती है वो कॉन्सर्ट की बात कर रहा है, बस कॉन्सर्ट। ततीशी अपना एग्जाम बैग पैक करता है, अलार्म सेट करता है और खुद से बोलता है बस शांत रह, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बेड पर लेटता है स्ट्रेसफुल मोड ऑन हो जाता है। एक्चुअल एग्जाम के टाइम तो हमेशा दिक्कत होती है। जॉब इंटरव्यू भी मिस था, पता नहीं कंपनी ने मुझे हायर कैसे कर लिया। नींद नहीं आ रही थी, तभी फोन पर एक मैसेज पिंग करता है, मित्सुया का मैसेज, यूल डेफिनेटली गेट इट। ततीशी स्माइल करता है और बोलता है अगर ये नहीं होती तो शायद मैं दोबारा एग्जाम देने का सोचता भी नहीं। टाइम तो इसने वेस्ट कराया है पर चलो वर्थ इट। होटल का रूम भी बुक कर लिया, लेकिन ये क्या इतना महंगा। वो तुरंत मित्सुया को कॉल करता है, सुन अगर मैं पास हो गया तो हाफ तू पे करेगी। मित्सुया हंसकर कहती है ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगली सुबह ततीशी एग्जाम देने जाता है, बाहर से शांत अंदर से नर्वस। वही दूसरी तरफ हायाकावा अपने कपड़ों के ऑप्शंस देख रही होती है, क्या पहनूं, क्या ज्यादा कैजुअल तो नहीं लग रहा। बाद में वो सोमाई से मिलती है। वॉक करते वक्त सोमाई कैजुअली कहता है यू लुक रियली गुड। वो ब्लश करते हुए कहती है थैंक्स और दोनों जैकेट्स लॉकर में रख देते हैं। कॉन्सर्ट शुरू होता है और हायाकावा दिल में कहती है शायद उसने सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं ही हूँ जो इस बैंड को जानती हूँ। काश कोई स्पेशल वजह होती। कॉन्सर्ट के बाद जब दोनों वापस जा रहे होते हैं एक साइकिल उनकी तरफ आती है। सोमाई उसे बचा लेता है, फिर कहता है कभी फिर चलेगी कहीं, मुझे यहाँ की जगहों का ज्यादा आइडिया नहीं है। वो स्माइल करके कहती है मैं दिखा दूंगी। लेकिन फिर उसे अपना पास्ट याद आता है, उसका एक्स, उसी कंपनी का सीनियर जिसने ब्रेकअप कर दिया था ये कहकर कि मैं उतना एम्बिशियस नहीं हूँ जितनी तुम हो। और कुछ समय बाद सुनने को मिला उसने किसी और से शादी कर ली, ऑफिस के बाहर की लड़की से। हायाकावा रुक जाती है, धीरे से कहती है हाथ छोड़ो प्लीज। फिर कहती है मैं तो अच्छी जगह दिखाने ले चलूंगी लेकिन अभी मुझे जाना होगा। चलते चलते दिल में सोचती है ये और ज्यादा बढ़ने दिया तो गलत होगा। अपने रूम में वो फ्रस्ट्रेटेड सी बैठी होती है। सोच क्या रही हो हायाकावा, उसका एक्स उसके लिए एक एंकर था, एक ही कंपनी में होने का सपोर्ट मिलता था, लेकिन ब्रेकअप भी वही हुआ जहाँ वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट थी काम पर। शायद अभी सोमाई के साथ जो है वही ठीक है, बस वक्त बिताना अच्छा लगता है। वो चुपचाप सोचती है बस उसका हाथ छोड़ने के बाद उसे बुरा तो नहीं लगा होगा। बाद में कैफे में सोमाई सोचता है कि हायाकावा को कॉल करे, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि कॉल न करे। ऑफिस में तिरिशी हायाकावा को बताता है कि उसका एग्जाम अच्छा गया। वो कहती है कि मोरिजोना के साथ बाद में एक सेलिब्रेशन करनी चाहिए और तिरिशी मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। घर लौटते वक्त हायाकावा डिसाइड करती है कि वो कुछ पीने जाएगी, लेकिन उसे हैरानी होती है जब वो देखती है कि सोमाई उसका इंतजार कर रहा है। वो दोनों एक इजाकाया जाते हैं और ड्रिंक्स के दौरान सोमाई बताता है कि उसने जो पहले कहा था उसका मतलब ये था कि वो उसे पसंद करता है और उसे लगा कि शायद हायाकावा समझ नहीं पाई। हायाकावा उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वो ये सुनकर फ्लैटर फील कर रही है, लेकिन ऑफिस रोमांस मुश्किल हो सकता है और जब आप किसी पोजीशन पर होते हो तब आप आसानी से लवर्स नहीं बन सकते। वो अब एक्टिवली पीने लगती है तो सोमाई पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो नशे में उससे कहती है कि उसका दिल पहले ही तेज धड़क रहा है, उसे और मत धड़कने दो। हायाकावा बाद में बेड पर उठती है और सोचती है कि क्या हुआ था। तभी सोमाई लाइट्स ऑन करता है और बताता है कि वो उसके घर में है। वो माफी मांगता है, समझाता है कि हायाकावा बेहोश हो गई थी और उसका एड्रेस उसे नहीं पता था, इसलिए वो उसे वहाँ छोड़कर नहीं जा सकता था। हायाकावा शर्माते हुए माफी मांगती है कि उसने उसे परेशान किया, तो सोमाई कहता है कि वो उसे स्टेशन तक छोड़ देता है क्योंकि लास्ट ट्रेन अभी भी चल रही है। फिर वो क्लैरिफाई करता है कि उसने कोई अजीब काम नहीं किया। तभी एक बुजुर्ग औरत रूम में आती है और हायाकावा को एक ग्लास पानी देती है। हायाकावा धीरे से पूछती है कि वो कौन है, तो सोमाई बताता है कि वो उसकी माँ है और हायाकावा झट से माफी मांगती है। जब वो दोनों निकलते हैं हायाकावा फिर से सोमाई की माँ से माफी मांगती है, लेकिन माँ हंसी में कहती है कि कोई बात नहीं। जब सोमाई हायाकावा को स्टेशन छोड़ने जा रहा होता है तो वो पूछता है कि क्या उसका कन्फेशन कुछ ज्यादा तो नहीं था। वो कहता है कि जब हायाकावा सो रही थी तब उसने थोड़ा सोचा और बताता है कि उसने क्या बोला था जब वो सो रही थी, लेकिन उसे ये यकीन दिलाता है कि उसने उसे सिर्फ इसलिए घर लाया क्योंकि वो नशे में थी। हायाकावा शर्मा जाती है। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अभी अभी पता लगा है कि उसके बचपन की क्रश उसे लाइक करती है, लेकिन जब ये बात उन छपरियों को पता लगती है जो कि इस लड़की के पीछे हैं तो वो इसे काफी बुरी तरीके से मारते हैं और